गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर जो 5 था वो था आपका फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इसकी स्टडी कर रहे थे। अब इसमें हमको दो चार चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली थी, जैसे कि आपने इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है ना। वैसे आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है। ठीक है, नहीं कहे दो फॉर्म दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए जल्दी से इनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूक्लियोइड की। अब न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस सिमिलर से वर्ड्स लगते हैं, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है। क्या? जो न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी कि कुछ इस तरह रहेगी। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक प्लांट सेल अगर मैं बनाऊँ, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगी। ठीक है, अभी बाकी ऑर्गेन्स में नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ खाली इसमें आपका न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, अच्छा ये किसी भी नॉर्मल सेल मैंने बनाई है, चलिए प्लांट सेल भी मान सकते हो। अब जिस भी न्यूक्लियस के अंदर आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अगर कुछ सेल ऐसी होती है जिनमें न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। ठीक है, मतलब एक छोटे से एक क्लस्टर के फॉर्म में ऐसे ही यहाँ पर बिखरा पड़ा रहता है। ठीक है, और वो जस्ट न्यूक्लिक एसिड होता है, जस्ट न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हालांकि उस न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही जब वो डिवाइड होने वाला होता है तो उसके अंदर डीएनए, जीन्स वगैरह सारी चीज़ें प्रेजेंट है, लेकिन जब वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ओनली वो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अच्छा वैसे ये चीज़ दी गई आपको सेल को डिवाइड करने के लिए। क्या होता है, बहुत काफ़ी टाइम पहले जब इवोल्यूशन हो रहा था लाइफ में, तो उस टाइम पे दो टाइप्स की सेल थी। कैसी? एक तो प्रोकार्योटिक, एक थी आपकी यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल जो थी ये काफ़ी स्टार्टिंग के सेल है, जब लाइफ धीरे धीरे इवोल्व हो, मतलब धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन हो रहा था, धीरे धीरे नई नई चीज़ आ रही थी। ठीक है, सेल्स के अंदर नए नए जो ऑर्गेन्स है वो क्रिएट हो रहे थे। उस टाइम पे जो आपको सेल मिलती थी उसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता था। ठीक है, ये इस वाले प्रोकार्योटिक सेल की बात हो रही है, उसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता था, तो सारा का सारा जो मटेरियल था, क्रोमेटिन मटेरियल, वो ओनली न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में यहाँ पे एक क्लस्टर की फॉर्म में रखा रहता था। ठीक है, लेकिन जब ये सेल धीरे धीरे जैसे इवोल्व हुई तो इस न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आ गया, और जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उनको बोला जाता है यूकार्योटिक सेल। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा तो न्यूक्लियोइड मीन अब जो क्लस्टर छोटा सा बन गया है, क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो अब क्लस्टर थोड़ा सा जो बचा है आप उसको ओवरऑल क्लस्टर को बोलते हो न्यूक्लियोइड। ठीक है, क्या बोलते हो जी? न्यूक्लियोइड उसको बोलते हैं। अच्छा अभी मैं वैसे इनका नेम आप बार बार सुनोगे, प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक। ठीक है, लेकिन अभी इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं बता सकता, क्योंकि और भी कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर नहीं होती। तो अभी जैसे जैसे आती है चीज़ें, अभी इनको मैं हैंड टू हैंड बता दूंगा कि ये इसके अंदर, ये इसके अंदर है। फाइनली जब हमारी सेल जो आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम इनकी टेबल बनाकर दोनों को एक साथ इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ आएगा। अभी जैसे प्लास्टिसाइड्स आएंगे, अभी आप बोलोगे सर प्लास्टिसाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी जो हैंड टू हैंड चीज़ आ रही है वो हम बता रहे हैं। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कोई भी सेल जो होती है उसमें अभी आपने न्यूक्लियस पढ़ा, उसके ऊपर मेम्ब्रेन जो थी उसको आपने देखा। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियस के अलावा भी एक पूरी की पूरी सेल में एक लिक्विड एलिमेंट होता है या लिक्विड मटेरियल होता है। इस लिक्विड मटेरियल को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। इस लिक्विड मटेरियल को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या, एक लिक्विड मटेरियल है जो कि इसके अंदर काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। अभी मैं बताऊंगा सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स को एक साथ रखने का काम करता है, मतलब उनको इसके थ्रू, जैसे आपकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू बाहर जाने का, मान लीजिए कोई जाता है तो उसको रोकता है। ठीक है, और सारे के सारे जो मटेरियल है उनको आपको इसी के अंदर रखता है। अब एक और चीज़, जैसे कि अगेन मैं बात करता हूँ प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल के अंदर जो आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जैसे कि अभी इसमें आएगा, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनकी स्ट्रक्चर को इस तरह से होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनकी स्ट्रक्चर को इस तरह से होती है। ठीक है, अच्छा
ठीक है, इस तरह से उनकी कुछ स्ट्रक्चर होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बताएंगे अभी क्या है, बस मैंने एक सेल ऑर्गेनल्स का नाम बताया, तो मैं बात कर रहा था साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या आपके सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको एक साथ करके रखता है। और स्टार्टिंग जो सेल थी आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, उनमें जो ये ऑर्गेनल्स थे, ऑर्गेनल्स के ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं था। अपन जैसे मैंने कल ही बताया था, मेम्ब्रेन जहाँ पे भी आप वर्ड सुन रहे हैं वहाँ पर आप इमेजिन कर लीजिए एक लेयर, एक कोई थिन लेयर बन रही है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे ऑर्गेनल्स इसके अंदर जो भी आपको मिलेंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे फ्री फॉर्म में मिलते थे आपको, ऐसे साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते रहते थे। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, फिर क्या हुआ, जो आपके सेल ऑर्गेनल्स है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जो है, इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई। ठीक है, क्योंकि आपकी जो कॉम्प्लेक्स बॉडी जो होती है, आपकी ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स सेल का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर जो सेल है इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, एक सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो वो फंक्शन मान लीजिए कोई फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है, उसको न्यूक्लियस के अंदर कुछ अगला फंक्शन हो रहा है, हो सकता है ER का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER बोलते हैं, ER का जो फंक्शन है इसको अफेक्ट कर दे। ठीक है, तो आपके जो कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर जो सेल होती है उसमें आपके जो सेल ऑर्गेनल्स है वो अधिकतर मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, जिससे कि इसके अंदर जो केमिकल एक्टिविटी हो रही है उसका इफेक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि साइटोप्लाज्म या फिर इससे भी एक्सटर्नल यानी कि आउट फ्रॉम सेल इसके ऊपर ना पड़े। ठीक है, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म का काम। नेक्स्ट है आपका सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, असल में सेल के अंदर जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं या फिर केमिकल काम जो भी होता है उसके अंदर, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करना का, ठीक है, फालतू जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करने का, और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है जैसे कि ऑक्सीजन है उसको अप अंदर गेन करने का, ये सारे जो काम है ये लेबरल काम है। मतलब इनको कोई ऐसा पार्ट है सेल के अंदर जिसको ये चीज़ें करनी पड़ रही है, तो ये लेबरल काम जो है ये लगा सकते हो। ये लेबरल काम ही कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के थ्रू होता है, या फिर छोटे छोटे कुछ चीज़ें होती है उनके थ्रू होता है। उन छोटी छोटी चीज़ों को ही बोला जाता है सेल ऑर्गेनल्स। जैसे कि आपका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक सेल ऑर्गेनल्स है। क्या सेल के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा एक मैकेनिज्म इसका, जो कि अपने में एक अलग ही रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स काफ़ी आएंगे, जैसे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, प्लास्टिसाइड्स वगैरह अभी आपके आएंगे। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे आएंगे, फिर हम उनको एक एक करके देखेंगे। इसके सेल ऑर्गेनल्स के अंदर फर्स्ट आता है आपका ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अच्छा, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके स्ट्रक्चर को इस तरह से रहती है, पतले पतले बहुत बारीक ट्यूब्स की फॉर्म में होता है। जैसे काफ़ी सारे ट्यूब्स लो और उनको इस तरह से सब स्ट्रक्चर दिखा रहे कि इस तरह उनको ऐसे मोड़ कर, ऐसा फॉर्म कर इसके अंदर प्लेस कर दिया हो। ठीक है, अब मेन बात आती है इसका फंक्शन से पहले इसके देख लेते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, दोनों के अलग अलग फंक्शन है। देखिए, फर्स्ट होता है आपका REM यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड होता है आपका SEM यानी कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। R यहाँ पे स्टैंड कर रहा है रफ के लिए, S यहाँ स्टैंड कर रहा है सॉफ्ट के लिए, और EM तो है ही एंडोप्लाज्मिक, EM तो है ही ER तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह होती है, इसके अंदर होते हैं वैसे, है ना, इसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर असल में है इसका काम क्या होता है, ये रफ क्यों होती है, क्योंकि मान लीजिए इसके जो ट्यूब्स हैं, उस ट्यूब्स को मैं एक अगर ट्यूब को ऐसे देखूँ तो इसके ऊपर ना छोटे छोटे दाने ऐसे मिलेंगे आपको, छोटे छोटे से दाने आपको मिलेंगे इस तरह से। देखिए, दिख पा रहे, विजिबल है। मतलब अगर मैं इसको ट्यूब्स को कुछ इस तरह बना दूँ तो इसके ऊपर आपको ऐसे ना दाने पतले पतले से डॉट टाइप से स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, ये जो पतले पतले दाने जिनको बोल रहा है, ये डॉट जो मिल रहे हैं असल में आपको, जो कि इसको रफ बना रहे हैं टच करने पर। ठीक है, ये होते हैं आपके राइबोसोम। ठीक है, इन पतले पतले जो डॉट्स को ही बोला जाता है राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम है, राइबोसोम आपके सेल के अंदर जो प्रोटीन है उसको डेवलप करने का, उसको क्रिएट करने का, उसको जनरेट करने का काम करते हैं आपको राइबोसोम्स, प्रोटीन्स। ठीक है, अच्छा, ये तो काम हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। लेकिन आपको जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपके बॉडी में फैट जो होता है और आपके बॉडी में एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं उनको क्रिएट करने का ये काम करता है। ठीक है, तो और लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स भी आपके जरूरी होते हैं, तो ये लिपिड्स वगैरह को क्रिएट करता है, लिपिड्स, और आपके एंजाइम्स वगैरह को जनरेट कर रहा है। सॉफ्ट और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरेट कर रहा है आपके प्रोटीन्स को। ठीक है,
अब क्या इन दोनों को काम क्या, ये काम आते हैं मेनली आपके हीलिंग प्रोसेस में। मान लीजिए आपके एक सेल है, सेल यहाँ से किसी भी रीजन की वजह से ब्रेक हो जाती है। मान लीजिए आपने ऐसे टच किया तो काफ़ी, पता है अगर आपने ऐसे ही टच किया तो काफ़ी यहाँ पे हज़ारों सेल जो है वो डेड हो चुकी है, इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे सेल जो डेड हो गई, किसी भी वजह से थोड़ा सा उनमें कुछ क्रैक आ जाता है, मतलब डैमेज हो गए। अब उस डैमेज सेल की रिपेयर के लिए जो आपके प्रोटीन्स और जो आपके लिपिड्स वगैरह जो सप्लाई होते हैं, जो एंजाइम सप्लाई होते हैं, वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होते हैं। तो मेन काम इसका है हीलिंग का। ये हीलिंग का काम करती है आपकी पूरी की पूरी सेल में। सेल के अंदर भी ये काम आते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी काम आता है, और ये आपके सेल जो ओवरऑल सेल की मेम्ब्रेन उसके अंदर भी ये काम आता है, ठीक है। मतलब उसको हील करने के लिए, डैमेज जो है उसको कवर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, ईआर जो होता है, एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स की जो लिवर सेल होती है, ठीक है, जिनको वर्टेब्रल भी बोलते हैं, एनिमल्स की जो लिवर सेल होती है, उस लिवर सेल के अंदर ईआर जो होते हैं वो डिटॉक्सिफाई का काम भी करते हैं। मतलब मान लीजिए कोई हार्मफुल एलिमेंट अगर उनके अंदर आ गया है तो उसको बाहर निकालने का भी काम करते हैं, ठीक है, डिटॉक्सिफाई, ठीक है। तो बेटा ये है आप आज के लिए आपके न्यूक्लियोल्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म और प्रोकार्योटिक, ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल, इतने हमने पढ़ा आज तक। और ये मेरे हिसाब से सिंपल ही है। मेन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ही देख लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा उसमें कोई दिक्कत है तो बिल्कुल बता सकता है, और बाकी चीज़ें जो हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक पढ़े, मज़े करें। थैंक यू स्टूडेंट।